हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे। एक जस्ट चीज़ आपको बता दूं कि इसमें चूँकि डिफरेंट हमारे पास मॉड्यूल्स के ट्रेनिंग से लाइक प्रोजेक्ट एक्टिवेट, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लाइक एमएम। अब इन तीनों के जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वी हैव टू डिफाइन। देखिए यहाँ से ना आपका एक असल जो वर्किंग है वो स्टार्ट होगी इंशाल्लाह, क्योंकि प्रीवियस हमने क्या किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो बेसिक पैरामीटर्स थे उसको हमने डिफाइन किया। तो जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी जिसमें एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड, वेरिएंट, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, टॉलरेंस, चार्ट फील्ड स्टेटस वेरिएंट, और उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट ग्रुप, जिल अकाउंट, देन मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। ये 10 पॉइंट्स जो थे ये तमाम मॉड्यूल्स के लिए कम्प्लीमेंट्री हैं और इनके बिना आपकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। फिर हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों से कहा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉनिटरिंग के ऊपर काम करें, आप जनरल एंट्रीज को फोकस करें, आप कैश कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर फोकस करें, और बाकी जो थे एमएम उनका तो काम नहीं था अगर वो सीख भी लेते हैं तो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। और जो फाइनेंशियल जो थे प्रोजेक्ट का उनका काम क्या होगा कि उन्होंने सुपरविजन करनी है कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन क्या इफेक्टिव उसको परफॉर्म किया नहीं किया। अब एक क्लास में एक ट्रेनी ने बहुत अच्छा सवाल किया, ही इज़ प्रोफेशनल क्वालिफाइड माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि सर क्या एसएपी प्रोजेक्ट एक्टिवेट कंसल्टेंट या प्रोजेक्ट कंसल्टेंट फाइनेंस को सुपरवाइज कर सकता है? तो बड़ा अच्छा उनका सवाल था और उनको मैंने ये कहा कि फाइनेंस को सुपरवाइज नहीं करना होता, बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी सुपरविजन करना होती है, राइट। अब एक प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट कंसल्टेंट चार्टर अकाउंटेंट को सुपरवाइज नहीं कर सकता। अलबत्ता चार्टर अकाउंटेंट एसईपी के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करता है, क्योंकि प्रोजेक्ट का काम क्या होता है कि जितनी भी आपके जो होती है ना स्टैंडर्ड्स उसको फॉलो अप करवाना और प्रोजेक्ट प्लान को इम्प्लीमेंट, वो प्रोजेक्ट प्लान को मॉनिटर करना, फिर टू स्टैंडर्ड कैटलॉग के ज़रिए जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना, कॉन्फ़िगरेशन वर्क बुक को फोकस करना, और उसके अलावा आपके पास आ जाता है ये जो फ्यूरी कॉन्फ़िगरेशन हैं। फ्यूरी कॉन्फ़िगरेशन भी इंशाल्लाह वो भी मैंने आप लोगों के लिए करवा दी है, लेकिन इन दिनों में चूँकि पाकिस्तान में अभी इंटरनेट का थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी चल रही है तो वो थोड़ा सा ट्रबल कर रही है, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। और टेस्ट एस्केप्स के ऊपर कट ओवर स्ट्रेटजीज, गो लाइव चेकलिस्ट, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उनके लिए आती हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, एससीपी को इम्प्लीमेंट करना ये टीम का काम होता है, ओके। अब आज से जो हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एससीपी सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप ऑन एससीपी ईआरपी, यही असल चीज़ है। आप सब मुझे एक चीज़ का आंसर करें, क्या कोई भी कंपनी सेल्स के बिना अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? यस और नो प्लीज। या आप ये बता दें कि एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, कोई भी आप सेक्टर उठा के देख लीजिए, ट्रेडिंग सेक्टर है, इन तमाम सेक्टर्स के जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किस डिपार्टमेंट के ऊपर बेस कर रही होती है? कहानी आंसर तो कर दें प्लीज, ऑल ऑफ यू। सर सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है बिजनेस किस में किस चीज में डील कर रहा है। गुड, क्योंकि तमाम ऑर्गेनाइजेशन चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो या ट्रेडिंग सेक्टर की हो या सर्विस सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो ना, वो तमाम ट्रांजेक्शन, तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन है वो बेस हो रही होती है सेल्स के ऊपर। ऐसे ही मिस्टर वाहिद, मिस्टर साजिद सलीम, मिस्टर मुवद्दिद एंड मिस्टर वसीम,
तो ये सुनो में तो बता दें जी कायम, सर। मतलब कि आपकी पार्टिसिपेशन जो है ना वो मुझे मोटिवेट करती है और मुझे ज़्यादा मज़ा आता है अगर आप लोग इसमें फुली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि माशा से ये कंसल्टेंट लेवल की एक ट्रेनिंग है और इसमें टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमने तो मतलब कि ना ही ये फॉर्मेलिटी को पूरा करना है और ना ही हमने मतलब कि वो खाना पूरी करनी है, टाइम पास करना है, चलो जी ये कर लिया वो कर लिया हली वली हो गया, ऐसे नहीं करना। इंडस्ट्री में बहुत से इश्यूज आते हैं, बहुत ही इश्यूज आते हैं। तो एज अ कंसल्टेंट यू हैव टू फोकस ऑन सुपर यूजर एंड पावर यूजर। आपने जो क्या उसे कहते हैं जो एंड यूजर ट्रांजेक्शन्स की सुपरविजन करनी है। इसमें एरर्स को भी फोकस करना है, ट्रबल्स को भी फोकस करना है और एक जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट को कैसे लीड करना है, स्टैंडर्ड्स के जरिए कैसे आपने इंप्लीमेंट करनी है, तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने ही परफॉर्म करनी है। तो इसमें प्लीज़ दो चीज़ें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि एक आप असाइनमेंट को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, सेकंड पार्टिसिपेशन आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन आंसर में भी और क्यूज में भी आपकी मतलब कि होनी चाहिए। तो ये बात दुरुस्त है कि कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो, वो तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजेक्शन सेल्स के ऊपर बेस करी होती है। आई एम राइट? यस और नो प्लीज। यस सर। अच्छा, अब लेट से कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने डिस्कस किया था कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग मिनरल वाटर एंड जूसेस। ओके, अब व्हाई डिड वी चूज मिनरल वाटर एंड जूसेस? बिकॉज एवरीवन कैन हैव इजी एक्सेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। आपके पास मिनरल वाटर की बॉटल होनी चाहिए और मेरे पास भी, मैंने भी रखी है आप लोगों के लिए, और आप भी अगर आपके पास है तो प्लीज़ निकालिएगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं, इसमें हर चीज़, हर डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज़ है वो इंक्लूड होगी। अब मेरे पास एक्वाफिना की एक बॉटल है, 600 ml बॉटल। अब आपको भी मालूम है कि जो बेवरेजेस है इसका बाकायदा एक सीज़न चल रहा होता है, समर सीज़न, ये आमतौर पर ज़्यादा चलते हैं। तो डिमांड कितनी है आपके पास? 1 मिलियन बॉटल्स पर मंथ। अब 1 मिलियन बॉटल्स में आपके पास कौन कौन से बॉटल्स है? 600 कितनी है? 1 लीटर बॉटल्स, टोटल बॉटल 100,000 लीटर, सॉरी 100 बॉटल्स नॉट लीटर। 600 ml कितनी है? 100 बॉटल्स। 1 लीटर की बॉटल कितनी है? 200 बॉटल्स। 1.5 लीटर की 100 बॉटल्स, 2 लीटर की 200 बॉटल्स, 3 लीटर की 100 बॉटल्स, 100,000 बॉटल। 5 लीटर की कितनी है? 200,000 बॉटल्स एंड 90 लीटर की कितनी है? 100,000 बॉटल्स। तो ये इसको जरा प्लीज फाइनेंस वाले इसको जरा सम अप कर दें। तो दिस शुड बी 1 मिलियन बॉटल्स पर मंथ। अब साथ में हमने इसके प्राइसेस को भी मेंशन किया हुआ है और आपको मालूम है कि प्राइसेस जो है डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। आप में से किसी को इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स का मालूम है? प्लीज एनीवन हु यू, इनको टर्म्स जिसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। जी जी सर। अच्छा, उसमें क्या होता है कि एक्सपेक्टेड रेट होता है, एफओबी होता है, सीआईएफ होता है, सीएनएफ होता है। तो डिफरेंट जो है ना वो प्राइसेस हो रही होती है। ये जो प्राइसेस हैं ये हमारी कौन सी एक्सपेक्टेड प्राइस है? ओके, ये एक्सपोर्ट ऑन प्राइस है हमारी। तो अब इस प्राइस भी सबने यहाँ पे मेंशन कर दी, ये सेल्स प्राइस है। तो अब फाइनेंस भी यहाँ पे मौजूद है। फाइनेंस आपको भी मालूम है कि 1 मिलियन बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? आपके पास जो प्रोडक्शन प्लांट है उसकी कितनी कैपेसिटी है? हाउ मेनी बॉटल्स यू कैन मैन्युफैक्चर पर डे एंड हाउ मेनी बॉटल्स यू कैन मैन्युफैक्चर इन अ मंथ? अच्छा, अब इसमें क्या, अब आपने ये भी देखना है कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें आपके आ जाओ यहाँ पे लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में आपके पास आएगा एमएम डिपार्टमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, ये तीन सॉरी ये मॉड्यूल्स हैं, नॉट डिपार्टमेंट। एमएम डिपार्टमेंट के में आपके पास परचेजिंग, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक, फिजिकल इन्वेंट्री, वैल्यूएशन,
मटेरियल मास्टर, ये सारे फहरिस्त इसके डिपार्टमेंट्स हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास आ जाता है, सेल्स का है, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड बिलिंग सर्विस, ये इसके मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। देन वी हैव प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आपके पास क्या आता है, जिसमें मास्टर डेटा में आपके पास आ जाता है बिल ऑफ मटेरियल, राउटिंग, बिल ऑफ मटेरियल, वर्क सेंटर्स एंड राउटिंग। अच्छा, अब इनके बिना आपकी जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। देन वी हैव शॉप फ्लोर कंट्रोल। अच्छा, शॉप फ्लोर कंट्रोल में क्या होता है कि भाई कितना ऑर्डर जो है आपने पर डे उसको एग्जीक्यूट करना होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप में से किसी का कोई इंडस्ट्री का एक्सपोजर है प्लीज, कोई भी इंडस्ट्री का एक्सपोजर किसी का में से प्लीज। ये बॉयज कोई पार्टिसिपेट प्लीज कर दिया करें, कोई इंडस्ट्री के किसी का एक्सपोजर है, मुझे आपसे कुछ चीजें डिस्कस करनी है। अच्छा जी, अब अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन जो भी आप करते हैं ना, उसमें बैच प्रोडक्शन हो रही होती है। मतलब एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम उसको रिक्वायर होगा, और वो जो प्रोडक्ट कंप्लीट होगी उसमें मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी या लेबर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मशीन के ऊपर ज़्यादा चल रही होती हैं। अब अगर आप देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो वो कंप्लीट 70% जो है, 70 to 80% वो मशीन इंटेंसिव हो रही होती है। और अगर आप देखें फर्नीचर का, तो इसमें लेबर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। तो आपने ये भी देखना है कि एक चीज़ की एक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम इन्वॉल्व होगा, मशीनरी कितनी और कौन सी मशीन उसमें हमें रिक्वायर होगी, और उस मशीन का टाइम पीरियड कितना होगा। कुछ मशीन ऐसी होती हैं कि जो मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स उनको ऑपरेट किया जाता है, कुछ जो है 24 आवर्स भी ऑपरेशन में रहती हैं। अच्छा, फिर उन मशीन्स को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए ऑपरेशन में उनको उनके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए हमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपस में आपने इसको भी सुपरवाइज करने। अच्छा, फिर आपने ये देखना है कि उसकी पर आवर कॉस्ट क्या होगी। आप में से फाइनेंशियल अकाउंटिंग माशाल्लाह से यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि आप समझ एक चीज़ का जवाब दें। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई भी चीज़ की कॉस्टिंग का पैरामीटर क्या होता है? सुभान, एनीवन ऑफ यू कोई बता सकते प्लीज? उसका पैरामीटर होता है पर आवर। आप एक प्रोडक्ट लेट से के उसको कंप्लीशन के लिए 10 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं, पर आवर के हिसाब से उसका रेट जो है कैलकुलेट करेंगे। ओके, और अगर एक बॉटल को बनने में 10 घंटे लग जाते हैं, तो मुझे ये बताएं 1 लाख बॉटल को बनने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, अभी देखें एक वाटर को मैन्युफैक्चर, एक बॉटल जो है वो 10 आवर्स में, एक प्रोडक्ट जो है, ये एक बॉटल जो है वो 10 आवर्स में कंप्लीट होती है। तो 1 लाख बॉटल्स को आपने बनाना है, उसके लिए कितना टाइम चाहिए? आप ये देखा जाता है कि जो आपके पास प्रोडक्शन प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है। हमें टोटल कितने बॉटल्स चाहिए? 1 मिलियन बॉटल्स पर मंथ। ओके, अब आपने थोड़ा सा ये भी वर्किंग करनी है कि एक मशीन लेट से वो एक दिन में तकरीबन 50,000 लीटर जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है, 50,000 लीटर। तो आप मुझे कोई बता सकते हैं कि हाउ मैनी लीटर्स आर इन 1 मिलियन बॉटल्स अकॉर्डिंग टू दिस डिटेल?
अच्छा, एक ये भी एज अ प्लीज पॉइंट नोट कीजिए। और उसके बाद 50,000 लीटर जो है वो पर डे प्रोड्यूस करी होती है। और उसके बाद वेस्टेज भी आती है, मतलब कि अगर आप में से कोई इंडस्ट्री में हो ना, तो जब कोई भी प्रोडक्शन की जाती है उसके वेस्टेज भी आती है। ओके, वेस्टेज को भी आपने कैलकुलेट कर दें। अब इसके लिए हमें चाहिए होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के मोबिन साहब हैं जो कि आज एब्सेंट है। मोबिन साहब आपकी आज हमें काफ़ी याद भी आ रही है, हम आपको मिस भी करें। तो आपका टॉपिक है, तो आई विश कि आप भी नेक्स्ट क्लास में पार्टिसिपेट करें ताकि हम कॉस्टिंग को भी इफेक्टिव कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, उसके बाद आपने लेबर कितनी इंगेज करनी है, फिर आपने लेबर के लिए एचआर डिपार्टमेंट को भी सारी उसकी जो रिक्वायरमेंट वो आप प्रोवाइड कर रहे होते हो। उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि भाई हमने कौन कौन सा मटेरियल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मटेरियल आपके पास है, ये तमाम मटेरियल। ओके, अच्छा, अब सिस्टम में क्या होता है, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँगा क्योंकि ये जो फेज़ 1 है ना, इसको हम फेज़ 2 में कंसिडर करेंगे और फेज़ 2 को हम फेज़ 1 में कंसिडर करेंगे। राइट, ये थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप चेंज कर दें। उसको हम करते हैं फेज़, अच्छा ये फेज़ 2, ये फेज़ 1 आ जाएगा, ये इसको भी चेंज कर दें। अच्छा, अब फेज 1 जो हमारा ये वाला है, इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट रॉ मटेरियल्स। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हमने प्रोड्यूस करने हैं, ऊपर डिटेल गिवन है और सेम हम उसको क्रिएट करेंगे। ओके, ये तो हमारा मतलब कि एक वो है ना, डिमांड है ना कंप्लीट। तो जब तक हमारे पास चीज़ की, जब तक हमारे पास प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होगी तो हम कस्टमर को सेल आउट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, याद रखिएगा कि ये इसकी प्राइसेस है। ओके, इस प्राइसेस के मुताबिक हमने सेल आउट करनी है। और एज अ प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड एमएम, हम तीनों का, आप तीनों का यही काम होना चाहिए कि जो इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है 30, ये आनी चाहिए। सॉरी, इस ये सेल प्राइस है ना, सेल प्राइस के अंदर आपकी सीजीएस भी आएगी और प्रॉफिट भी आएगा। So let's say we assume that our CTS is 25 rupees per bottle. All of you know, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप सेल प्रोडक्ट सेल करते हो, उस सेल प्राइस के अंदर सेल्स प्राइस इज कम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन। ऐसे ही वसीम, मिस्टर मोहम्मद। Yes. जी सर। ओके, तो जी जी सर। अब सुबहान आपका काम क्या होगा, मिस्टर मुबिन आपका काम क्या होगा कि आप लोगों ने कॉस्टिंग को भी फोकस करना है, फाइनेंसिंग को भी फोकस करना है। अब देखिए, आप लोगों ने सीजीएस से माशा से की थी ना, मतलब कि अपनी अपनी एजुकेशन में, उसमें कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी भाई, मतलब कि प्रोडक्शन कितनी है क्या नहीं, बस इतने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, आपने इसको भी मॉनिटर करना है। ओके, अब नेक्स्ट आप दोनों को मैं एक और भी टास्क दूंगा जिसमें हमें बकायदा कॉस्टिंग भी करनी होगी और इसकी फाइनेंसिंग भी करनी होगी। अच्छा, मेक प्रोडक्शन, सोर्सिंग, सप्लाइंग, फाइनेंसिंग, कॉस्टिंग और प्लान अकॉर्डिंग टू सेल्स। सो बिस्मिल्लाह करके हम स्टार्ट करेंगे क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके, अच्छा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक्स, then mm, then material master, then material. We have two type of material, one is special and one is journal. Special में आपके पास क्या है, MMR1 raw material, MMB1 semi finished product, MMF1 finished product, MMI1 operating supplies, MMH1 trading goods, MMU1 non-volatile material, non-stock material, and so on. MMP1 मेंटेनेंस एसएमपी यहाँ पे आपके पास है। देन जनरल में क्या होता है, आपके पास एक ही टी कोड होती है, उसके मुताबिक आप डिफरेंट कैटेगरीज को क्रिएट कर सकते हो। ये डिफरेंट कंपनीज के पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड यूज करती हैं।
वी हैव टू क्रिएट रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल हमने कौन सा क्रिएट करने, आर एम RMGB -1001। ओके, अच्छा, आप लोगों ने क्या काम करने, आप लोगों ने सेम देना है, आपके जो कंपनी कोड के फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स है वो यहाँ पे पुट अप कीजिएगा, एंड सेम 1001 आप सबने सेम यूज करना है। इंडस्ट्री हमारे कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट चूज मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, नेक्स्ट दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप मैंने डिफाइन किया स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड सेपियंस, वो आप सबने वही यूज करना है। कोई भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हमें बकायदा एक रोड मैप फिलॉसफी चाहिए होता है। रोड मैप के मुताबिक उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, उसकी कॉस्टिंग, ये तमाम उसमें क्रिएट करती हैं। रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड सेपियंस, तमाम इसको यूज करेंगे प्लीज। ओके, देन क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इस पर क्लिक करोगे। अच्छा, देन आपने किसको सिलेक्ट करना है, बेसिक डेटा 1 को सिलेक्ट करना है। चूँकि हमने रॉ मटेरियल क्रिएट कर लिया, रॉ मटेरियल जो है उसको परचेज किया जाता है, परचेज को सिलेक्ट करने, और देन रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ पे जाती है, प्रोडक्शन में जाती है, प्रोडक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हमने अकाउंटिंग 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस भी है, वेयर हाउस का भी है, और फॉर कॉस्टिंग का भी है, और उसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड का भी ऑप्शन है। तो इसके जितने हम ऑप्शन को यूज़ करेंगे उन तमाम ऑप्शन के लिए फिर हमें मज़ीद डाटा की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, और यहाँ पे हमारे पास कॉस्टिंग का भी ऑप्शन है। कॉस्टिंग वन, उसको भी सिलेक्ट कर दें, देन क्लिक ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब यहाँ पे आपके पास जो प्लांट्स है जो हमने डिफाइन किया था, TLGB, I think this is not my plant code. PHG1, ये भी नहीं, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको श्योर नहीं होता कि आपका कंपनी या प्लांट कोड के, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, और यहाँ पे पोजीशन पे PLG0, ओके, click on this basic data 1 purchasing, then आप आ जाए general data 1 accounting 1 and controlling 1। Controlling should be here, then use tab,
10001 इसको देख लेते हैं। बेसिक डेटा। अच्छा, आपने सब यूज किया 10001 परचेजिंग, जनरल प्लान डेटा 1, accounting 1 and costing 1, then click on this one। अच्छा, यहाँ पे आपको देगा PL Q0 this और SL01 raw material bottles, then enter। ओके, अब ये इस नोट कीजिए, error is इसकी स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। The company called GP10 does not exist for or has not been fully maintained। एक न्यू विंडो ओपन करके सर सर डिस्टॉर्शन बहुत हो रही है। बहुत हो रही है। हाँ, अब आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी, अब तो आवाज क्लियर। Okay, use keyboard escape, then IMG, then आप आ जाए MM। Sorry, don't go to MM, come to logistics general, then आप आ जाए material master, then basic settings, then maintain company codes for material management। चलो दिस और इसका ये आसान मेथड, you open your window, give SM12, execute, select all and delete it। इसको अपडेट करके देखिए कोई और एरर तो नहीं। नहीं को come to position, give your company code GP10 और just give your fiscal year 2025 and posting period 11, enter and save। okay, come back। अच्छा, अब इसमें हम चेक करते हैं R1 और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यस। सर इधर एक मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो आपने मटेरियल नंबर लिखा है सर, ये हम प्री डिफाइंड नहीं कर सकते? जैसे किसी रॉ मटेरियल तो उसका सीक्वेंस अलग से हो जाएगा, फिनिश गुड का है तो आपने यहाँ पे तो रैंडमली लिख लिया। तो और सेकंड क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री और मटेरियल टाइप ये ऑलरेडी डिफाइंड है या हमने बैकएंड से सेट करना है किस किस किस्म के मटेरियल टाइप हम रखेंगे? गुड। अच्छा, एक तो ये कि ये जो मटेरियल टाइप है ना, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। ओके, ये एससीपी का यूनिवर्सल वो कोर्स होते हैं, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इंडस्ट्री है ना, ये भी ऑलरेडी डिफाइन हो रही होती है। और जो ऊपर है ना मटेरियल कोड, ये कस्टमाइज होते हैं, ये अपने से मतलब रेंटल में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। नहीं सर, इसमें कि जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस चल रहा है उसमें सीक्वेंस वाइज है, नॉन वैल्यूएटेड का अलग से, एसेट का अलग से सीक्वेंस स्टार्ट होते हैं, जिसमें मटेरियल टाइप सेलेक्ट करके करें तो वो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट कर लेते हैं। कौन से होगा? इसको पहले मैं क्रिएट कर दूं, यहाँ मैं इसको पहले क्रिएट कर दूं, फिर मैं आपका क्वेश्चन दे देता हूँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने, इसको आप जरा कीजिएगा।
क्या था, RMGB डैश 100 इक्वल 01। अच्छा चलो आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका वसीम, आई थिंक यू आर वसीम, आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन। जी सर। आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जब हम इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कोई ऑलरेडी कोई पैरामीटर डिफाइन है, तो जब आप इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हो, मटेरियल टाइप को आप सिलेक्ट करते हो, तो जो ऊपर मटेरियल जो कोड है वो ऑटो आ जाती है। यू मीन दिस आई थिंक। जी सर, अगर हम मटेरियल सेलेक्ट करें तो वो कोई भी मटेरियल सेलेक्ट करें तो वो ऑटो आ जाता है। जैसे कोई करंटली जो हम कोई आइटम कोड क्रिएट करना हो तो एसेट से रिलेटेड अगर कोई उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो कि 12 से स्टार्ट हो जाती है। जब भी एसेट कोड कोई क्रिएट करना हो 12 से वो स्टार्ट करने में मैं इंडस्ट्री तो हमारा वो प्री डिफाइंड है, फार्मास्यूटिकल, और वो आ जाते हैं। और मटेरियल टाइप एसिड का है तो एसिड का आ जाते हैं, और बाकी जो रॉ मटेरियल हो या XYZ जो भी नॉन रिलेटेड ज्यादातर अच्छा होते अच्छा अच्छा, हैं, या ओके 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 हाँ उसकी ओके, बात मीन करूँ के तो। लेट्स से कि इफ यू वांट टू क्रिएट सर्जिकल टूल्स, तो आप यहाँ पे सर्जिकल टूल का कोई भी मटेरियल कोड लिखते हैं तो नीचे वो जो ये कंडेंशंस हैं जो ये ऑटो आ जाती हैं। जी सर, वो ऑटो आ जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये प्री डिफाइंड है या हमें बैकएंड से डिफाइन करना पड़ेगा ये जो इंडस्ट्री के मुताबिक। बेसिकली बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये SAP की तरफ से प्री डिफाइन होती है, और अगर कोई इंडस्ट्री मतलब कि चाहती है कि हम अपने कोर्स को यहाँ पे डिफाइन करें तो वो भी पॉसिबिलिटी है, उसको भी हम कर सकते हैं। देखिए आमतौर पर ये प्री डिफाइन होते हैं, लेकिन कस्टमाइज भी इसको किया जा सकता है। अच्छा जी ये जो एंटर करने के बाद आप इस पे आ जाएं, बेसिक डेटा वन परचेजिंग, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। पहले आप एक इसको ये साइकिल कंप्लीट कर देना, देन हम उसको भी फोकस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है। काउंटिंग वन एंड कॉस्टिंग वन, एंटर। अच्छा PLG0 SL01। अच्छा वी एक्सटेंडेड, ये क्या है, और सॉरी ये DB01 क्या तैयारी है। मैंने सोचा कि किसने प्रीडिफाइन कर दिया इसको। और एक और चीज़ है कि इसके अंदर ना एक ऐसा ऑप्शन भी है कि जैसे कि आपने कोई चीज़ पुट अप करनी हो तो डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, वो भी एक ऑप्शन है। वसीम, जी सर। इसमें एक ये भी ऑप्शन है कि आप लेट से कि आपकी मटेरियल टाइप डिफरेंट टाइप्स की है, रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट। आई थिंक वो तो आपकी मतलब कि वो इंडस्ट्री तो नहीं है ना आपकी, मतलब कि एक सर्विस नहीं सेक्टर नहीं है। है सर। जी आपके जी। पास सर्जिकल टूल्स हैं, आपके पास इक्विपमेंट आ सकती हैं, आपके पास टूल्स आ सकते हैं, आपके पास मेडिसिन आ सकती हैं, आपके पास सर्जिकल टूल्स आ सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो मटेरियल्स हैं आप उसको ऑटो भी सेट कर सकते हैं। जी जी। सर अभी तो हम आई थिंक करंटली एक्सटेंड कर रहे हैं ना, जो ऑलरेडी मटेरियल 8 है उसको जैसे हमारे जो प्लान में एक्सटेंड कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम न्यू क्रिएट करें, एक्सटेंड अभी उसको नहीं कर रहे। एक्सटेंड एक अलग चीज़ है। अच्छा एक्सटेंड चलिए। हमेशा, एक्सटेंड जो है ना बड़ा अच्छा सवाल है। एक्सटेंड हमेशा उसको किया जाता है जो ऑलरेडी क्रिएट हो। ओके, ठीक। गुड क्वेश्चन। ओके 600 MT uh, 50 MT bottles GB10।
बेस यूनिट ऑफ मेजर क्या होगी? देखें जो बॉटल से इसको हम नंबर्स में लेंगे ना, हम ये तो नहीं कह सकते भाई हमें 5 kg बॉटल दे दो, हमें 2 फीट बॉटल दे दो, ये हमें 2 मीटर बॉटल दे दो। हम उसको नंबर में बोलेंगे भाई हमें 5,000 बॉटल दे दें, 1 लाख बॉटल दे दें, एंड सो ऑन। तो ये आपके लिए ईच आएगी, और मीठे ग्रुप आपका जो कि ATP आ जाएगा, जो कि बॉटल्स के बॉटल। देन we use डिवीजन। डिवीजन का कोड क्या था? आई थिंक GT GTGO। let me check this। अच्छा, देन लैब ऑफिस, देन बाकी जो चीज़ें हैं ये अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट आप इसको पुट कर सकते हो। जो ग्रॉस वेट है, ये एम्प्टी बॉटल का ग्रॉस वेट आपने मेंशन करने। लेट्स से वी जस्ट यूज 65 यूनिट ग्राम, नेट वेट 60 ग्राम। आप वॉल्यूम डायमेंशन भी मेंशन कर सकते हैं। देन प्रेस एंटर। तो नेक्स्ट जो हमने सेलेक्ट किया परचेजिंग इस पे कम मूव हो जाएगा। ऑटो यूनिट हम देंगे बैग, और परचेज ग्रुप आपका जाएगा 112। ये सबका सेम होगा परचेजिंग ग्रुप, आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, नीचे जो है वसीम, शायद आपको मालूम है कि ये जो है ना, ये मेंशन किया जाता है जब कोई भी आप परचेज कर रहे होते हो, तो परचेज पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं अंडर टॉलरेंस और डिलीवर टॉलरेंस, रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, शेफ लाइफ टाइम, ये तमाम चीज़ें मेंशन की जाती हैं। उसका प्रोसेस टाइम क्या होगा, और क्रिटिकल पार्ट क्या होगा, सोर्स लिस्ट क्या होगी, ये तमाम चीज़ें मेंशन की जाती हैं। then enter again, mention 1 bag equal to 1000 each, यानी कि एक बैग में एक बॉटल्स होंगी। अच्छा, देखिए हम अभी भी परचेजिंग के ऊपर हैं। प्रेस एंटर अगेन, यू विल कम टू प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन। अब ये वो स्पेसिफिकेशन हमने इसमें इंफॉर्मेशन पुट अप करनी है। जो आपकी प्रोडक्ट है, इसकी इसकी क्या शेल्फ लाइफ होगी, और इसकी रूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, और हैजर्ड मटेरियल नंबर्स का क्या होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे है लेबल टाइप इसमें है, और ये मतलब कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे आप डेटा पुट अप कर सकते हैं। प्रेस एंटर। यहाँ पे हमारे पास है अकाउंटिंग 1। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, इसका आप प्लीज़ वो ले लें, क्या उसे कहते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे जो आपको ना ये है मटेरियल लेजर एक्टिवेशन। अब हमने इसको एक्टिवेट नहीं किया। जब हम इसको मटेरियल लेजर को एक्टिवेट करेंगे ना, तो इसकी जो यूजर इंटरफेस है ना, वो चेंज हो जाएगा। ओके, क्योंकि मटेरियल लेजर आमतौर पे जो लिंक होता है वो है कॉस्टिंग कंट्रोलिंग के साथ उसके लिंक होते हैं। वसीम, ऐसे ही? जी सर। सर एक और सवाल था जो इससे पहले प्लान में था सर, उसमें बेच मैनेजमेंट था, उसको जरा एक्सप्लेन करें सर आप। आई कुड नॉट, प्लीज रिपीट। मैं कह रहा हूँ सर, प्लान जनरल प्लान में सर एक बेच मैनेजमेंट भी था सर, वो जरा काइंडली एक्सप्लेन। बेच मैनेजमेंट, प्लान डेटा और में एक मैं इसको करता फिर आपको उसमें लेके आता हूँ। यहाँ पे आप प्राइस दोगे स्टैंडर्ड। वसीम, आप कौन सा प्राइस यूज कर रहे थे वहां पे? सर प्राइस तो हम मेंशन नहीं कर रहे सर, जो हम इसमें प्राइस को इग्नोर ही करते सर। प्राइस बाकी अगर मैं जी जी प्राइस कभी मेंशन करना हो तो वो स्टैंडर्ड पे ही करते हैं, तो ज्यादातर हम प्राइस मेंशन नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज प्लीज नोट कीजिएगा, वी हैव टू प्राइस कंट्रोल पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड प्राइस एंड मूविंग प्राइस, पीरियोडिक यूनिट। ओके, तो वसीम, यू हैव सम आइडिया अबाउट these two things? नहीं सर।
अच्छा, देखिए लेट्स से कि आप में से किसी को कोई नॉलेज है स्टैंडर्ड और मूविंग प्राइस प्लीज। देखिए नो आपको सर। मालूम है कि लेट्स से कि जो मल्टीनेशनल कंपनी से इनके जो वेंडर्स है ना, ये डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस के ऊपर अपनी जो ये मटेरियल्स हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं। ओके, तो आपको ये भी मालूम है कि जो प्राइसेस हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही होती हैं। तो एससीपी ने दो ऑप्शन दिए कि स्टैंडर्ड प्राइस और मूविंग प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब कि आपने एक ही प्राइस जो है ना वो फिक्स कर दी है फॉर पार्टिकुलर टाइम पीरियड। आप ये देखते हैं ये शेड्यूलिंग एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव सम नॉलेज अबाउट दिस मिस्टर वसीम? जी सर। उसमें क्या होते हैं? सर उसमें करंटली जो हमारी यहाँ पे जो प्रोसीजर चल रहे, कुछ आइटम ऐसे हैं जैसे हमारी मंथली जो रिक्वायरमेंट होती है उनको हम पीरियडिकली 3 महीने टू 4 मंथ के लिए हम लॉक कर देते हैं एक फिक्स प्राइस को। फिर 4 महीने के अंदर हम उसी प्राइस पे कर रहे थे, फिर उसके बाद फर्दर जो होगा उसके बाद हम उस पर मजीद कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि 4 मंथ के लिए। और कुछ होते हैं हमारे सालाना मेंटेनेंस वगैरह है, उनका एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं, जिन जिन जैसे गाड़ी उनका करना है या रेंट हो गया या अदर चीजें हो गया, तो उनको हम फिर सालाना वाइज रिवाइज कर लेते हैं कि एक फिक्स प्राइस पे हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं सर। अच्छा, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये बेसिकली दो होते हैं, एक आपकी होती है जिसको हम कहते हैं फिक्स करना या एक एडजस्टेबल प्राइस होती है, एक होती है मूविंग प्राइस। जैसे जैसे प्राइसेस में इजाफा या कमी होती जाएगी वैसे वैसे आपने उसको एडजस्ट करना होता है। और ये मटेरियल लेजर के साथ साथ आपके जो वैल्यूएशन लेजर है उसके साथ भी एंट्री हो रहा होता है। आमतौर पर हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस को यूज़ करते हैं। अच्छा, प्राइस यूनिट 1 स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे आप लिखोगे 12 रुपीज़, आप उसको एंटर कर दें और यहाँ पे हम वापस आ गए। अच्छा, यहाँ पे आप बात कर रहे थे किसकी बात करें? बैच मैनेजमेंट, इसकी बात कर रहे थे आप? जी सर। जी सर। बैच मैनेजमेंट आप ये देख लें कि लेट से कि कोई भी चीज़ अगर आप परचेज कर रहे होते हैं ना तो वो एक लॉट में आ रही होती है। ऐसे ही जैसे कि आपके अगर हम बात जी सर करें, बिल्कुल। आपका जो क्या उसे कहते हैं जो मेडिसिन है या फार्मास्यूटिकल है या ऑपरेशन ओटी टूल्स हैं, सर्जिकल टूल, जो भी टूल्स हैं या कोई भी मतलब कि वो लॉट्स में आती हैं। लॉट नंबर, अच्छा अगर हम इसको ठीक करते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमें बकायदा एक लॉट नंबर की सेटिंग भी करना होती है। लॉट नंबर की सेटिंग भी की जाती है वसीम, बैच जी मैनेजमेंट। सर बिल्कुल। बैच मैनेजमेंट बैच की में उसको एक्टिवेट भी किया जाता है। ओके, आपने बिल्कुल अगर सर, इसको इसी वजह से इस क्वेश्चन पूछा। आपने अगर इसको एक्टिवेट भी करना है तो फिर इसकी बैच लेवल की सेटिंग भी हमें बैकएंड के ऊपर करना होगी। तो आई थिंक इसको हम लेटर ऑन डिफाइन करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब इसको हम मतलब वो नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो उसको भी हम करेंगे इंशाल्लाह। इसको हम एक्सटेंशन में ले लेंगे, क्या ख्याल है? ओके सर। अच्छा, इसका हाँ इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि जब आप रसीद नॉट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम आपको बैच नंबर भी मेंशन करना पड़ता है। ऐसे ही वसीम? सर मैंने यूज नहीं किया है, बस इसका थोड़ा सा था, इस वजह से मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो बेसिकली वो किसी और बंदे के पास है, मैं फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, मेरे पास अच्छा अच्छा एकेडमिक से रिलेटेड मैं करता हूँ, तो इस वजह से अच्छा, मैंने क्वेश्चन आपको रेज इसमें किया था। बैच में चलो ये सर होता है कि बाद में। इसमें लॉट नंबर आता है और अगर आप इसको एक्टिवेट करने हैं तो इसकी सेटिंग भी की जाती है। लॉट नंबर की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए वो हम कदम मेंशन करते हैं। और उसके अलावा अगर आपने बैच को एक्टिवेट कर दिया तो जब आप रसीद नोट क्रिएट करेंगे ना तो वहाँ पे आपने उस बैच नंबर का बकायदा जो सीरीज नंबर वो भी आपने वहाँ पे पुट अप करनी है, तब आपकी इन्वेंटरी रिसीव होती है। दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है। यस। ओके, नेक्स्ट एंटर। अच्छा, ये अब हम आ जाते हैं कॉस्टिंग वन के ऊपर। अच्छा, अब कॉस्टिंग वन में यहाँ पे हमारे पास है ये बम यूजेज। वो किसने बोला था सर हम बम बनाएंगे क्या करेंगे? यू नो व्हाट इज बम?
बिल ऑफ मटेरियल, किस प्रॉफिट सेंटर। बिल ऑफ मटेरियल? यस। किस बिल ऑफ मटेरियल? जैसे अच्छा, कि कोई भी एक चीज, यस प्लीज कंटिन्यू। अच्छा बिल ऑफ मटेरियल यानी कि कोई भी चीज प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके लिए जितने भी इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, जो भी लेबर कॉस्ट हो गया, बाकी उसके जैसे हम पानी बनाया, पानी की बोतल बनाए, उसके बोतल की कॉस्ट, लेबलिंग कॉस्ट, ये सारा उसके एज ए बिल ऑफ मटेरियल। यस, यस, गुड। नो, कंट्रोल एस, सेव इट। अच्छा, डोंट, इसको फिर आप एंटर कर दो। ये क्या कह रहे हैं? फील्ड वेरिएशन, अच्छा ये सॉरी ये कह रहे हैं फील्ड वेरिएशन क्लास इज डिफाइंड एज, अच्छा वापस आते हैं हम उस पे, काउंटिंग वन वन में फील्ड वेरिएशन क्लास, ये हमने यहाँ पे मिस कर दी। अब यू नो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन क्लास। 3000 is used for raw material and 7,792 is used for finished product। आप कौन सा यूज करते हो वसीम? सर हमारे यहाँ पे तो अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, जैसे स्टेशनरी का है तो अलग है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अलग है, बाकी इस तरह प्री डिफाइन अलग से किया हुआ है सर। अच्छा, मुझे ये बताएं नो जो नो वैल्यूएशन वेरिएशन। क्लासेस है ये कहाँ पे इसको डिफाइन किया जाता है वो भी आपको बताऊंगा। ओके, पर ये चेक कर लें। मटेरियल आर एम जी पी डैश 10001 is created and your assignment is you have to create raw material of 1 liter bottle, 1.5 liter bottle, 2 liter, 3 liter, 5 liter and 90 liter bottle। इन सब के जो है ना आपने मटेरियल्स को क्रिएट करने हैं। ओके, ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताते हैं कि रिलेशन क्लास जो है ना वो हम कहाँ से डिफाइन करते हैं, यहाँ से हम डिफाइन करते हैं डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप्स। वसीम, ये एमएम प्रॉब्लम के लिए है। लेट्स से कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, लाइक सर्विस सेक्टर है, जो कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है कि हम अपना कोई यूनिक इसमें को प्लांट टाइप में हम क्रिएट करें, तो वो भी इसमें ऑप्शन है, वो हम यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। तो आप कोई भी एक रॉ मटेरियल ले रही हो, कोई भी ले रही हो, न्यू एंट्री में आप आ जाए। अच्छा, कैन कॉपी, वो ऑप्शन क्या है कि आपको कॉपी करना होगा। हम कोई भी ले लेते हैं, लाइक ये ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट किया, देन कॉपी एज किया, यहाँ पे आप इसको चेंज कर दो। क्या नाम देने? जी पी टाइप जी पी। अच्छा, हम इसको हम क्या देना है नाम क्या आपका वसीम? हम इसको क्या नाम दें? रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी है, फिनिश गुड भी हमारे पास मौजूद है, इसको हम कहते हैं पैकेजिंग दे दें, वो भी है। टेस्टिंग टूल दे देते हैं, ये नहीं है टूल्स, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये नहीं है। ओके, अच्छा फीड रेफरेंस कौन सी है? क्या ये रॉ मटेरियल की है या फिनिश प्रोडक्ट की है? आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हो। हम इसको अच्छा मटेरियल कन्फिगरेबल नहीं, हाँ पाइपलाइन भी नहीं है, मैन्युफैक्चर पार्ट है, इसको मैन्युफैक्चर पार्ट नहीं दिखा। अच्छा, वेरिएशन क्लास आप भी अच्छा बॉस का ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पे मटेरियल क्लास है, अच्छा ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। फंक्शनल लोकेशन यहाँ पे लेते हैं, मेजरिंग पॉइंट है, लेते हैं मेजरिंग पॉइंट। अच्छा जी, ये तो आप इसको एंटर कर दें, एंटर अगेन, then enter again। So you can create different type of material types like this। Now copy this one, अब आप इसको यहाँ पे सेव कर दें।
ये यहाँ पे आमतौर पर मैं ये कहता हूँ भाई, अच्छा मेंबर्स देखें, अब इसमें हमारी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन कैसी होगी हर डिपार्टमेंट की। फाइनेंशियल अकाउंट फाइनेंस कंसल्टेंट का ये परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होगा कि जो सेल प्राइस है ना, वो सेल्स प्राइस शुड बी 25 रुपीज़, और अभी जो कि प्राइसेस चेंज हो चुकी है, हम इसको 35 रुपीज़ ले लेते हैं। ओके, नंबर वन। और कॉस्टिंग का काम ये होगा कि जो कॉस्ट हमारे जो है ना उसमें, सॉरी, फाइनेंस का काम ये होगा कि सेल प्राइस हमने लेके आनी है 40 रुपीज़, और उसमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, और 35 जो है वो कॉस्टिंग आनी चाहिए। और कॉस्ट डिपार्टमेंट का ये फंक्शन होगा कि 35 को प्रॉपर मेंशन भी कर लें। अच्छा, दूसरे एंड पे हमारे पास है एमएम कंसल्टेंट। एमएम का काम ये होगा कि जो आपने परचेजिंग करनी है, मटेरियल क्रिएशन करना है, इन्वेंटरी रिसीव करनी है, इनवॉइसेस क्रिएट करनी है, तो वो तमाम चीज़ें आपने उसके मुताबिक फोकस करनी है, क्योंकि जब भी आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसमें कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व हो रही होती है। ओके, तो आपने हमने यहाँ पे मेंशन किया था, आपको दिखाया था मटेरियल लेजर। नेक्स्ट लेक्चर में हमने उसको बाकायदा एक्टिवेट भी करना है, ताकि जो भी जो भी चीज़ एमएम डिपार्टमेंट या कंसल्टेंट परचेज करे तो उसका लिंक कंट्रोलिंग के पास भी जाए, उसका लिंक फाइनेंस के पास भी जाए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट एक्टिवेट का। आपका ये होगा कि जितने भी ये जो बॉटल्स है ना, इनकी रिपोर्ट्स आपने क्रिएट करके दे दी है, और सुपरविजन भी आपने इनके साथ कर दी है। अब बैक एंड के ऊपर जो पैरामीटर्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये आपने इसको बकायदा सुपरवाइज करनी है। देखिए, अगर हमारे जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आप सबसे एक सवाल ये पूछा था कि लेट्स से कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं एज ए कंसल्टेंट, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक ही सवाल पूछती है कि भाई अगर हम 50 मिलियन लगा देते हैं या 100 मिलियन लगाने के बाद एससीपी को अगर हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो आप हमें कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे कि देखिए ये हमारा सिस्टम, ये हमने एससीपी को इफेक्टिव इम्प्लीमेंट किया हुआ है। भाई मुझे इसका आंसर बता सकते हैं प्लीज़, क्योंकि ये मुझसे किसी ने आंसर पूछा, फिर अलहमदिल्ला उसको मैंने आंसर भी दिया और वो सेटिस्फाइड भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से कोई अच्छा सजेशन कोई दे सके इसमें? आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया, मैं रिपीट कर दूं प्लीज? तब ये तो बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे सर। मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट सर, क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। माय क्वेश्चन इज, लेट्स से as a consultant you go to your client, you tell them that sir you can implement S/4HANA in your organization। तो वो कहता है ठीक है यार, मतलब कि मैं आपकी एडवाइस के मुताबिक हम S/4HANA को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उसकी कॉस्ट आती है लेट्स से 100 मिलियन। अब 100 मिलियन लगाने के बाद एसएपी को जब हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि ये हमने एसएपी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी कर दिया, और क्लाइंट को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि ये बहुत ही एफिशिएंट हमने इम्प्लीमेंट किया? How you will convince your client that we have implemented SAP effectively and efficiently? वो कौन सा पैरामीटर होगा? सर उसमें तो सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं वो अलाइन होने चाहिए। ओके, और इसके अलावा? अब और इसके अलावा सबसे जो अहम चीज होती है वो ये होती है कि जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए जिसने अगर 10 करोड़ पे लगा के एसएपी को इम्प्लीमेंट करवाना है, वो कोई आम छोटी मोटी कंपनी तो नहीं होगी ना? क्या ख्याल है आपका, ऐसे ही है? जी सर, उसकी एफिशिएंसी तो उनको
पता ही होगी तभी तो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं वो। भाई कुछ को नहीं मालूम होती ना, आप उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में हम लोग हैं ना, तो हमारा यही काम होता है कि भाई क्लाइंट को ऐसे सेटिस्फाई करना है, या क्लाइंट को मतलब कि उसकी या क्लाइंट को जो है ना इफेक्टिवनेस या परफॉर्मेंस हमने उसको बतानी होती है। याद रखिएगा प्लीज, ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। एज अ कंसल्टेंट आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन डिपेंड करती है तमाम जो डिपार्टमेंट्स की जो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन डिपेंड की जाती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट अगर बन जाएं तो एससीपी के ऊपर। अब लेट्स से कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में एससीपी को इम्प्लीमेंट करना है और उनकी जो प्रीवियस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आपने उसको भी अपडेट करना होगा। ओके, और अगर आपने उनके प्रीवियस और करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर दिया तो यही आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होती है। बस इतनी सी बात है। पॉइंट समझ आ गया? रिपीट कर दूं? समझ आ गया सर। नाम क्या है? मिस्टर साजिद सलीम, ऐसे है ना? क्या ख्याल है आपका? जी सर, जी सर, मतलब बिल्कुल। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है देखें सारा वो कहते हैं कि सारी गेम किस चीज़ की है? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही एक्यूरेट नहीं बनेंगी या उसमें भी मतलब कि वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगी तो एससीपी को लगाने का फायदा नहीं होगा या कोई भी मतलब कि वर्किंग का फायदा नहीं। राइट? तो जो टारगेट क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी एक्यूरेट नहीं हो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट तब बनती है कि जब डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेगमेंट है, एमएम का है, और एमएम के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनकी जो रिपोर्ट है ये इफेक्टिव प्रिपेयर हो सके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपके जनरेट इफेक्टिव पोस्ट होने चाहिए, और आपका जो परचेज ऑर्डर और उसके बाद जो गुड रसीद नोट है, जब आप गुड रसीद नोट क्रिएट करते हैं उसकी जनरल एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट की जाती है। बल्कि उसकी जनरल एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट होती है कि नहीं जाती? पोस्ट होती है, यू नो वसीम? जी सर। तो ये आपने ये भी माइंड में रखना है कि मतलब कि आपका टारगेट क्या है। ओके, अगर आप ये नहीं माइंड में रखेंगे भाई मतलब कि देखिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आप अच्छी इसमें वर्किंग करेंगे तो बहुत से अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे। अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आई हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? जो भी आपका मॉड्यूल है इसकी जो रिपोर्ट्स अगर आप इफेक्टिव प्रिपेयर कर लेते हैं यही आपका वो ऑब्जेक्टिव है। प्रोजेक्ट वालों का ये मतलब कि हेडेक होगा कि इन्होंने आपकी रिपोर्ट्स की सुपरविजन करनी है, वेरी सिंपल। ओके, तो अब प्रोजेक्ट वालों ने एमएम को सुपरवाइज करना है, एफआई को सुपरवाइज करना है, पीपी को सुपरवाइज करना है, एसटी को सुपरवाइज करना है, इवन के जो बाप भी होते हैं उनको भी सुपरवाइज करेंगे, बेसिस जो डेटाबेस है उनको भी सुपरवाइज करेंगे, फ्यूरी की जो कॉन्फ़िगरेशन है, फ्यूरी की जो लॉन्च पैड है उसकी भी सुपरविजन करनी है, और जो यूजर्स की जो असाइनमेंट होती है, यूजर्स की जो अलाइनमेंट होती है, उसकी जो क्रेडेंशियल्स होती है उसको भी सुपरवाइज करना है, जेडीज किसको हमने क्या देने वो भी सुपरवाइज करने हैं, एचआर को भी सुपरवाइज करने हैं, क्योंकि इनका काम के एक प्रोजेक्ट को फुली और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवाना है, ये प्रोजेक्ट वालों का काम है। मिस्टर वसीम सॉरी मिस्टर साजिद एंड मिस्टर वाहिद, ये आप लोगों का काम होगा। अभी तो हम एस4HANA प्राइवेट क्लाउड के ऊपर चल रहे हैं, अभी तो हमने पब्लिक क्लाउड के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हमने B1 को भी काम कर रहे हैं, हमने जॉर को भी काम करना है, हमने एसएफ को भी काम करना है, तब आपकी एक्सपर्टीज आएंगी। ऐसे नहीं मतलब कि एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने काम कर लिया तो ये टरका दिया। तो ये बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो आपके असाइनमेंट्स है ना इसको आप थोड़ा सा स्पीड अप करें ताकि मैक्सिमम लर्निंग जो पॉइंट्स है उसको गेन अप करें। ओके, मतलब ये नहीं कि यार मतलब कि मैं, और दूसरा ये कि प्लीज़ पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए क्लास में, और पार्टिसिपेशन से ज़्यादा एक लर्निंग इन्वायरमेंट बनता है, और तभी मतलब कि जो है ना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ट अप होगा इंशाल्लाह, और चीज़ें मज़ीद क्लियर होते जाएंगी इंशाल्लाह। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज़?
ओके, थैंक यू।